अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन का यह चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, उसमें लास्ट टॉपिक डायमेंशंस का मैंने पढ़ाया था। डायमेंशन के बाद उसमें एक टॉपिक और बनता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और उसमें न्यूमेरिकल्स हैं दो कैलकुलेशन वाइज। तो सिग्निफिकेंट फिगर का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट टॉपिक आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन भी केमिस्ट्री में बनता है। तो एक ही चीज़ दो दफ़ा पढ़ाई जा रही होती है, तो उसमें यह है कि जाहिर सी बात है आपका एक तरह से टाइम जो बहुत कीमती होता है वो वेस्ट है कि एक ही चीज़ दो टीचर्स पढ़ाएं केमिस्ट्री में, जो कि क्वेश्चन भी बनता है एग्ज़ाम में सिग्निफिकेंट फिगर का। तो वहाँ टीचर वो आपको पूरा बेहतर तौर पर सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं, और उसका क्वेश्चन वगैरह जो भी पास पेपर में उसकी प्रैक्टिस भी आप कर रहे होते हैं। तो वहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर पूरा आप केमिस्ट्री से पढ़ लेते हैं। इसलिए फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यू डिस्कस्ड इन केमिस्ट्री क्लासेस, और इस वजह से हमने उसको स्किप कर दिया ताकि हमारा वो टाइम थोड़ा बच जाए, उसको हम अपने बाकी टॉपिक्स के अंदर कंज्यूम कर लें, बाकी टॉपिक्स में इस्तेमाल कर लें। चैप्टर 2 स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वो स्केलर एंड वेक्टर्स का चैप्टर है। ज़्यादा अच्छी बेस स्टूडेंट की स्ट्रांग होती है चैप्टर 3 से, जो काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन का चैप्टर है। तो हमेशा यही सीक्वेंस रहता है ज़्यादातर टीचर्स का, जिसमें स्टूडेंट को आसानी भी होती है। तो इसलिए मैंने जो है वो चैप्टर 3, अगर आप फिज़िकल क्लासेस में होते तो मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करता, क्योंकि स्टूडेंट मेरे सामने होता है तो ज़्यादा बेहतर तौर पर इंटरेक्शन हो जाती है, और स्टूडेंट को जो बातें समझ में नहीं आती हैं वो मैं ख़ुद जो है वो उनसे कोऑर्डिनेट करके कर लेता हूँ। लेकिन चूँकि यहाँ तो फिज़िकली आप मौजूद नहीं हैं क्लासेस में, आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि एक चैप्टर और आपको पढ़ा करके आपकी बेस और ज़्यादा बेहतर कर दी जाए और स्ट्रॉन्ग कर दी जाए। उसके बाद फिर हम चैप्टर 2 पढ़ लें ताकि बातें आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएँ, और आई होप कि उस वक्त तक फिज़िकल क्लासेस भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएं, तो ज़रूरत ही ना पड़े चैप्टर नंबर 2 को हमें ऑनलाइन लेक्चर्स में डिस्कस करने की, जहां तक उम्मीद नज़र आ रही है। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन को। लेकिन बेटा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं ज़रा आपको एक सीक्वेंस बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि पूरा जो हमारा फर्स्ट ईयर फिज़िक्स है ये मैकेनिक्स बेस्ड है। पूरी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में आपने जो टॉपिक्स पढ़ने वो मैकेनिक्स बेस्ड पढ़ने। तो जाहिर सी बात है, जब हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स पूरी मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मैकेनिक्स में बहुत कुछ है। तो पहले तो हमें मैकेनिक्स का पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स फिज़िक्स में जो ब्रांच है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, और फिर मैकेनिक्स को सब टाइटल किया गया है, क्योंकि बहुत कुछ है ना मैकेनिक्स में, तो एक ही जगह रहकर आप नहीं पढ़ सकते, परेशान हो जाएंगे आप। तो साइंटिस्ट ने हमारे लिए क्या आसानी की, मैकेनिक्स के सब टाइटल्स बना दिए ताकि हम उनको और बेहतर तौर पर और अच्छी तरह से पढ़ सकें। अभी तो छोटी क्लासेस में आप बेसिक्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में आप हर सब टाइटल को और बहुत ज़्यादा वास्टली पढ़ते हैं। तो हम पहले मैकेनिक्स को ही समझ लें, इतना इम्पॉर्टेंट है फिज़िक्स का ये पार्ट। तो मैकेनिक्स क्या है? द टर्म रिलेटेड टू फोर्स एंड मोशन, यानी वो टर्म्स जो किससे रिलेटेड होंगी, फोर्स और मोशन से। तो फोर्स और मोशन से रिलेटेड बहुत कुछ है। हम अपनी फिज़िकल लाइफ में देखें, हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें, तो फोर्स और मोशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़, यानी फोर्स और मोशन से रिलेटेड अगर हम फिज़िकल टर्म्स बनाना शुरू करें तो बहुत कुछ बन जाएगा। जितना कुछ आपके दिमाग में इस वक्त फ़िज़िक्स के बारे में मौजूद है, अगर आपके दिमाग में फ़िज़िक्स के हवाले से, तो वो सब कुछ फोर्स और मोशन से रिलेटेड ही आपको मालूम पड़ेगा। तो फोर्स और मोशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ बहुत सारी हैं, तो सिर्फ मैकेनिक्स में तो हम उसको नहीं पढ़ सकते। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सब टाइटल कर दिया, यानी और ज़्यादा कैटेगरी बना दी कि फोर्स और मोशन से रिलेटेड हम अगर ऐसी होगी तो उसको यहाँ पढ़ेंगे, अगर इस तरह की होगी तो यहाँ पढ़ेंगे, तो वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, पहला पॉइंट आई होप आप समझ पाए होंगे, पूरी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स मैकेनिक्स बेस्ड है, तो हमने इसमें क्या पढ़ना है, फोर्स और मोशन से रिलेटेड टर्म्स को स्टडी करना है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वगैरह का भी चैप्टर है, लेकिन वो भी मैकेनिक्स बेस्ड ही है। आ जाएँ इसकी हम सब टाइटल्स को स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले जो मैकेनिक्स की जो ब्रांच है वो स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ अ बॉडी
इट इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट। रेस्ट बोलने से ज़्यादा बेहतर है कि रेस्ट को क्लासिफाई कर दिया जाए कि रेस्ट में से मुराद कैसा रेस्ट, इक्विलिब्रियम में जो होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फोर्सेस की वजह से बॉडी जो रेस्ट में होती है जिसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो रेस्ट आई मीन टू से कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो बॉडी होता है उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ बन जाएं या उसमें जो बातें आ जाएं जो बॉडी के रेस्ट या स्टेशनरी स्टेट से रिलेटेड हों या बिलोंग कर रही हों, उसको हम किस में स्टडी कर लेंगे बेटा, स्टैटिक्स में स्टडी कर लेंगे। ठीक हो गया। यानी फोर्स और मोशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ में पहला सबटाइटल किसको एक्सप्लेन कर रहा है, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो उसकी स्टडी स्टैटिक में होगी। तो ये स्टैटिक्स के बाद अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो क्या है बेटा, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है बेटा, आप लोगों ने इस तरह की इक्वेशंस को स्टडी किया है, Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, जिसको आप इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में ये Vf, Vi, AT सब क्या है? अगर आप यहाँ फिजिकल क्लास में मौजूद होते तो आप जवाब देते सर ये वेलोसिटी है फाइनल, ये वेलोसिटी है इनिशियल, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, यही जवाब देते ना। तो असल में ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम ये सब क्या है? ये ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड टर्म है। ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड टर्म्स हैं ये। एक ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड आप वेलोसिटी मेजर करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड आप टाइम मेजर करते हैं। ऑब्जेक्ट मोशन में ही नहीं होगा तो वेलोसिटी नहीं बनेगी, एक्सेलरेशन ही नहीं बनेगी। और ये क्या चीज़ बनी हुई है? ये एक रिलेशन बना हुआ है। किसका रिलेशन बना हुआ है? ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उनका रिलेशन बना हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हाफ ऑफ AT स्क्वायर, है ना। ये एक रिलेशनशिप बनाई हुई है आपने, जो ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उन टर्म्स की बनी हुई है रिलेशनशिप। तो ये जो आप देख रहे हैं ना इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह, इसकी स्टडी किसमें की जाती है? काइनेमैटिक्स में। इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनके बिटवीन जो रिलेशनशिप है, जो आइडिया बिलोंग करता है, वो कहाँ स्टडी किया जाता है बेटा? काइनेमैटिक्स में। ओके, स्टैटिक्स एंड काइनेमैटिक्स, आई होप दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। क्या डिस्कस नहीं करते हैं काइनेमैटिक्स में? कॉज ऑफ मोशन। इतनी अहम बात है कि मुझे बतानी पड़ गई कि हम मोशन से रिलेटेड टर्म्स को तो स्टडी करेंगे, लेकिन किस बात को स्टडी नहीं करेंगे या अवॉइड किससे करेंगे? कॉज ऑफ मोशन, यानी फोर्स को हम नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट में किस वजह से आती है? जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली। तो हम कॉज ऑफ मोशन यानी एक्सटर्नल जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसको नहीं पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स में। ठीक है, तो कॉज ऑफ मोशन यानी फोर्स कहाँ पढ़ेंगे आप? एक्सटर्नल फोर्स कहाँ स्टडी करेंगे? डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में क्या स्टडी होगा बेटा? कॉज ऑफ मोशन यानी फोर्स को हम स्टडी करेंगे। अक्सर हमने ये बात सुनी होगी ना, भाई इस मशीन की डायनेमिक्स क्या है, यानी वो मशीन किस वजह से चल रही है, वो वजह बताइए। कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है, किस वजह से परफॉर्म कर रहा है? फोर्स की वजह से, तो वो डायनामिक्स हो गई। तो ये 3 सब टाइटल्स हो गए। आई होप कि आपने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की होगी। स्टैटिक, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट कैसा है? इक्विलिब्रियम। काइनेमैटिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ते हैं। और डायनामिक्स क्या? इट इज़ द स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ मोशन, यानी फोर्स की स्टडी है डायनामिक्स। आई होप कि ये तीनों सब टाइटल्स जो मैकेनिक्स की ब्रांचेस में आते हैं या मैकेनिक्स में ही आ रहे होते हैं, जिनको हमने एक एक करके बताया, आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो पूरी फर्स्ट ईयर फिजिक्स ही बेटा मैकेनिक्स बेस्ड है। आज के बाद से मुझे उम्मीद है कि आपको अब पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या है, इतनी इम्पॉर्टेंट है। पूरी फिजिक्स में आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे, कोई पूछे भाई कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में, बता तो पाओगे ना कि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। और इसकी 3 जो हैं वो सब टाइटल्स होती हैं, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। बाकी जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वगैरह का चैप्टर मौजूद है मैकेनिक्स में, सॉरी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, उसको भी मैकेनिक्स बेस्ड ही स्टडी करते हैं। ठीक है,
तो इतनी बात तो बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं बेटा एक इंतहाई अहम टॉपिक की तरफ, जो कि इस चैप्टर की बेसिक है। क्योंकि चैप्टर का क्या नाम है, आपकी बुक में से मोशन लिखा हुआ है बेटा, लेकिन असल में हम मोशन कहाँ पढ़ रहे हैं, इन वन डायमेंशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल स्टडी नहीं कर रहे हैं या 3 डायमेंशनल स्टडी नहीं कर रहे हैं। यानी जैसे आपके सामने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के दिखा दिया जाए, ये x है और ये क्या है, y है, तो बॉडी सिर्फ कहाँ चल रहा है, x में, या सिर्फ कहाँ चल रहा है, y में। ये 1 डायमेंशन है। हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है 1 डायमेंशनल मोशन। ये देखो जैसे मैंने फेंका, इसको ये ऊपर गया वापस नीचे आया, सॉरी 1 डायमेंशनल हुआ ना, ये सिर्फ y में गया और y में नीचे आ गया, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन हुई। 2 डायमेंशनल मोशन स्टडी नहीं हो रही है, यानी ऐसा, यानी एक ऑब्जेक्ट x और y दोनों में चले, तो अगर ऐसे चले तो ये स्टडी नहीं हो रहा। तो मोशन तो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम मोशन तो है, लेकिन कौन सी मोशन पढ़ रहे हैं भी तो बताओ, 1 डायमेंशन। ओके, अब 1 डायमेंशनल मोशन चैप्टर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें किसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मोशन की। वैसे तो आप जानते ही हैं मोशन की डेफिनेशन, लेकिन 1-2 अहम बातें हैं जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट के लिहाज से स्टूडेंट के पास होनी चाहिए जब हम मोशन डिफाइन करना चाहें। तो मोशन क्या चीज़ है, इट इज़ अ चेंज ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन हम कैसे बता पाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज ऑफ पोजीशन कैसे बता पाएंगे, तब बता पाएंगे जब आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट हो, विद रेफरेंस पॉइंट। वरना आप किसी ऑब्जेक्ट की चेंज ऑफ पोजीशन बता ही नहीं सकेंगे जब तक आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट ना हो। एक रेफरेंस पॉइंट अगर आपके पास होगा ना, तो रेफरेंस पॉइंट की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन डिफाइन कर सकते हैं। और किसके रिस्पेक्ट से डिफाइन करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट से डिफाइन करते हैं। तो ये रेफरेंस पॉइंट की चॉइस कहाँ पे होती है, मैं भी आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा कि हम रेफरेंस पॉइंट की चॉइस कहाँ पे करते हैं। विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम मोशन डिफाइन नहीं कर सकते, किसी बॉडी का स्टेट डिफाइन नहीं हो सकता विदाउट रेफरेंस पॉइंट। यानी चेंज ऑफ पोजीशन उसी सूरत में बता सकते हैं जब आपके पास क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट होगा। वरना आप किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज ऑफ पोजीशन बता ही नहीं पाएंगे, वो आपसे लड़ पड़ेगा। इतना ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है अभी। यानी वो आप बता रहे होंगे कि आपकी स्टेट, मुझे मोशन पता चल रही है, लेकिन वो कहेगा दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, मैं तो स्टेशनरी हूँ, रेस्ट में हूँ। तो जो आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ ना, सराउंडिंग, तो सराउंडिंग वर्ड जो छोटी क्लासेस में यूज़ करते थे, वो असल में सराउंडिंग हमारे लिए क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ चॉइस की जाती है रेफरेंस पॉइंट की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की चॉइस होती है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखिए ज़रा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसे कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम एक कार्टेशियन प्लेन को कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहते हैं जो 3 डायमेंशनल हो। ये देखिए आपके सामने एक कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ मैं 3 डायमेंशनल। ये 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपका x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। किसी को भी x, y, z बोल सकते हैं आप, उसमें कोई पड्डा नहीं है। ये जो आपके सामने एक 3 डायमेंशनल मेजरमेंट का एक कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, इसमें अगर मैं घड़ी भी लगा दूँ, घड़ी लगाने का मतलब ये 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। तो ये पूरा सेट जो देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चॉइस की जा सकती है। यानी जब आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट जब आप चॉइस कर लेते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट की चॉइस कर लेने से आप फिर ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन डिफाइन कर लेते हैं। कैसे, इस बात को और क्लियर कर लेते हैं अपनी तरफ। यहाँ पे मैं आपके सामने एक बनाता हूँ कार। ये एक आपके सामने कार बना दी गई और ये कार एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि मोशन 1 डायमेंशन वजह से एक्स में चल रही है। कोई चेंज नहीं आ रहा वाई में, कोई चेंज नहीं आ रहा जेड में, सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है एक्स में। तो ये 1 डायमेंशनल मोशन स्टडी हो रहा है। ओके,
अब इस कार के अंदर बच्चों बैठा देते हैं एक ड्राइवर और एक पैसेंजर को। इस कार में एक ड्राइवर और एक पैसेंजर मौजूद है, ओके। और यहाँ पे एक बंदे को खड़ा कर देते हैं, ठीक है जनाब। अब ज़रा देखिएगा, ये मैं आपको रेफरेंस पॉइंट का चॉइस करना ज़रूरी है मोशन डिफाइन करने के लिए, ये समझाना चाह रहा हूँ, जिसको आप सराउंडिंग कहते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं इस ऑब्जर्वर की बात करूँ तो इस ऑब्जर्वर की अगर मैं ऑब्जर्वेशन देखूँ इस कार से रिलेटिव, तो ये कहेगा कि इसकी रेफरेंस से इस कार में मौजूद ड्राइवर और पैसेंजर कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस कार में मौजूद ड्राइवर और जो पैसेंजर है उनका स्टेट मोशन है। ये अपने रेफरेंस पॉइंट से अगर कहें, यानी इसके रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे तो आपको इस पैसेंजर और कार ड्राइवर जो है इसकी स्टेट ही आपको क्या बताएगा, मोशन। और अगर मैं बात करूं इस कार में बैठे हुए ड्राइवर और पैसेंजर की, अगर वो रेफरेंस पॉइंट अपनी कार को मान लें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या सराउंडिंग किसको मान लें, कार को मान लें, तो कार अगर रेफरेंस पॉइंट कर लेंगे ड्राइवर और पैसेंजर, तो ड्राइवर और पैसेंजर अगर अपने रेफरेंस पॉइंट से बात करें, यानी इस कार के रिस्पेक्ट से बात करें, तो इस कार के अंदर बैठे हुआ ड्राइवर और पैसेंजर अगर अपने आप को देखें एक दूसरे को तो दोनों स्टेशनरी मालूम देंगे, है ना भाई। कार में तो बैठा हुआ अपनी सीट पे, वो जगह तो चेंज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कि अगर ये अपने रेफरेंस पॉइंट से बात करें तो ये खुद को क्या डिफाइन करेगा, स्टेशनरी। और अगर ये रेफरेंस पॉइंट अपना कार बना ले या सराउंडिंग बना ले, तो जो आउटसाइड है, जो ऑब्जर्वर है, ये इसको किस में नज़र आएगा, स्टेट ऑफ मोशन, पोजीशन चेंज करता हुआ। और अगर इस ऑब्जर्वर की बात करें जो बाहर खड़ा हुआ है, अगर ये अपने रेफरेंस पॉइंट से देखे कार और उसमें मौजूद पैसेंजर और ड्राइवर को, तो इसके रेफरेंस पॉइंट से ये कार और इसमें मौजूद पैसेंजर और ड्राइवर की स्टेट क्या डिफाइन हो रही होगी, मोशन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा किस चीज़ का चॉइस करना, रेफरेंस पॉइंट का चॉइस करना। अगर ये कहेगा मैं अपने रेफरेंस पॉइंट से आपको स्टेट ऑफ मोशन में डिफाइन करता हूँ, तो ये मानेंगे, हाँ ठीक है, आपके रेफरेंस पॉइंट से हमारी स्टेट मोशन है। लेकिन अगर कहा जाए कि ये आप अपने रेफरेंस पॉइंट से अपनी स्टेट डिफाइन करें, तो ये अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से या अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि कार के अंदर बनेगा, यही 3 डायमेंशनल स्पेस कार के अंदर बना दी जाए, तो कार के अंदर जो पैसेंजर और ड्राइवर बैठा हुआ है इस 3 डायमेंशनल प्लेन के अंदर, यानी ऐसा कर लिया जाए, ये 3 डायमेंशनल प्लेन एक कार के अंदर की बना दी जाए, कार के अंदर ले ली हमने, ये एक कार के अंदर हो गया भाई, ठीक है भाई, ये कार होगी और इसके अंदर हमने एक ले लिया रेफरेंस पॉइंट, और ये पैसेंजर बैठा हुआ है यहाँ पे। तो ये अपने रेफरेंस पॉइंट को कार के अंदर ही मान लें अगर, तो फिर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया कि अगर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं स्टेट को, तो हमें चॉइस किसकी करनी पड़ती है, एक रेफरेंस पॉइंट यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक सेट है 3 डायमेंशनल मेजरमेंट का, किसके साथ, टाइम के साथ। इस पूरे सेट को क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब आप इसकी चॉइस कर लेते हैं तो फिर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होता हुआ देखेंगे तो उसको क्या डिफाइन कर देंगे, मोशन की स्टेट डिफाइन कर देंगे। तो आपने जिससे पहले मोशन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट is continuously changing its position with respect to its surrounding, तो सराउंडिंग में क्या चीज़ आ गई बेटा, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है, और ये रेफरेंस पॉइंट कहाँ मिलता है आपको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं आप 3 डायमेंशनल, जिसमें आप ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं। अगर अपने रेफरेंस से स्टडी करें और कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में, खड़ा हुआ है तो वो रेस्ट में। ठीक हो गया बेटा। तो ये आपके पास डेफिनेशन ऑफ मोशन हो गई, जिसके लिए आपको एक इंतहाई अहम बात दिमाग में रखनी है कि जो सराउंडिंग का वर्ड बताया गया था, सराउंडिंग असल में क्या है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
जिसके रिस्पेक्ट से आप डेफिनेशन देते हैं किसकी, मोशन या रेस्ट की। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ आके। टाइप्स ऑफ मोशन को हम ज़रा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मोशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। आज के लेक्चर में हम पहले 2 टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अगर मज़ीद और हमारा जो है वो लेक्चर ड्यूरेशन अगर हमारे अपनी जो एक मिनिमम टाइम कॉस्टिंग है अगर उसके अंदर होगा तो इंशाल्लाह फर्दर और भी डिस्कस कर लेंगे। पहले तो हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में पहली 2 टाइप। आई डोंट नो कि आपने इसको एक ही नाम से पढ़ा हुआ है, ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर को। मैं यहाँ पर आप लोगों को ज़रा बता देना चाहता हूँ कि हम ट्रांसलेटरी मोशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और रेक्टिलिनियर मोशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। दोनों बातें ज़रा गौर से सुनिएगा। पहले हम टाइप्स ऑफ मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन स्टडी कर लेते हैं बेटा। व्हाट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन? एक पॉइंट से कॉरस्पॉन्डिंग, यानी पॉइंट बॉडी हो, वेरी स्मॉल बॉडी, एक पॉइंट बॉडी से कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन मोशन अगर स्टडी हो रही हो, एक पॉइंट बॉडी यानी वेरी स्मॉल बॉडी अलोंग द स्ट्रेट पाथ अगर मूव कर रहा हो तो पॉइंट से कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन किया जाता है रेक्टिलिनियर मोशन को। यानी इफ अ पॉइंट बॉडी इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन एक सॉलिड बॉडी, एक होल बॉडी से रिलेटेड डिस्कशन है जिसमें सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। यानी एक सॉलिड बॉडी की बात की जाए तो एक सॉलिड बॉडी कंसिस्ट होता है सेट ऑफ मैनी पॉइंट्स पर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट एच। फॉर एग्जाम्पल ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इस होल बॉडी के, सॉलिड बॉडी के। तो तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स विथ सेम वेलोसिटी अगर स्ट्रेट पाथ मूव कर रहे हो, अगर सेम वेलोसिटी का वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट ए, इसको अगर मैं बोल दूं यहाँ वाले पॉइंट को, अगर पॉइंट ए की वेलोसिटी ज्यादा है और पॉइंट बी की वेलोसिटी कम है तो कार का बोनट आगे निकल जाएगा, राइजिड बॉडी नहीं रहेगा। यानी हम ऐसा तो नहीं देखते ना, हम अपनी डेली लाइफ में किसी ऑब्जेक्ट की मोशन जब देखते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका शेप ही चेंज हो जाए, हम ऐसा तो नहीं पढ़ते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम ऐसा तो देखते ही नहीं। हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन में तो उसके शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम क्या कहेंगे कि तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स उस बॉडी के विद सेम वेलोसिटी मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट पाथ में। सेम वेलोसिटी मूव करने की वजह से इस पूरी होल बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो अपना शेप चेंज करे। जब तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स वे सेम वेलोसिटी मूव करें तो ऑब्जेक्ट की शेप में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। समझ पा रहे हैं बात को? सिंगल पॉइंट से कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन मोशन रेक्टिलिनियर मोशन, जो हम पढ़ेंगे आगे प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में। एक पॉइंट बॉडी लेके हम स्टडी करते हैं, तो अगर हम एक पॉइंट बॉडी से कॉरस्पॉन्डिंग डिस्कशन करेंगे तो हमारी डेफिनेशन कौन से मोशन की टाइप में आ जाएगी, रेक्टिलिनियर मोशन में आ जाएगी। पढ़ रहा हूं मैं, इफ अ पॉइंट बॉडी इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ तो पॉइंट से कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टिलिनियर। और होल बॉडी यानी सेट ऑफ ऑल पॉइंट, यानी सॉलिड बॉडी की बात की जाए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो ये तमाम पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे स्ट्रेट पाथ पे, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांसलेटरी मोशन का। तो डिफ्रेंशिएट कर पाए होंगे आप रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में, एक ही पढ़ा होगा इससे पहले मुझे जहाँ तक अंदाजा है। तो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन आपके सामने आ गई बेटा, कि पॉइंट से कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन मोशन हो और सेट ऑफ ऑल पॉइंट होल सिस्टम या होल बॉडी की अगर स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हो तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। और मोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बेटा, सराउंडिंग। जो पढ़ा हुआ है ना आपने, सराउंडिंग। एक्चुअली सराउंडिंग क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक सेट होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जिसमें 3 डायमेंशंस हो, एक्स, वाई एंड जी, और एक घड़ी ले ली जाए, टाइम लाजमी मौजूद हो। तो ये पूरा जो एक सिस्टम बन रहा है ना 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट का, जिसमें किसी एक डायरेक्शन में मोशन होगी, 2 डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मोशन इन 1 डायमेंशन। और ये चेंजेस एक रेफरेंस पॉइंट और किसके रिस्पेक्ट से हो रही हैं, टाइम के रिस्पेक्ट से। तो इस पूरे सेट को क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये अपने रेफरेंस पॉइंट से किसी बॉडी को अगर पोजिशन चेंज होता हुआ दिखेगा तो स्टेट क्या डिफाइन करेगा, मोशन की डिफाइन करेगा।
और ये अगर अपने रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे, यानी कार बना लेंगे अपना रेफरेंस पॉइंट, तो कार के रेफरेंस पॉइंट से या कार की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो ये अपने रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से किसमें इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, और बाहर वाले इसको, बाहर वाला जो है वो इसको किसमें नज़र आ रहा है, इन स्टेट ऑफ मोशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम मोशन जब डिफाइन करते हैं तो जो आपने वर्ड यूज़ किया हो ना सराउंडिंग वाला, वो आपको याद होगा, डेफिनेशन याद होगी। तो सराउंडिंग असल में क्या चीज़ है, एक चॉइस है रेफरेंस पॉइंट की, जिस चॉइस के बाद आप डिफाइन कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन, वरना नहीं हो पाएगी डिफाइन। तो वो चॉइस कहाँ की जाती है, रेफरेंस पॉइंट या पोजीशन की चॉइस कहाँ होती है बेटा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर होती है। तो ये आपके पास मोशन और उसकी दो टाइप्स आ गई। अब जो फर्दर टाइप्स है मोशन की, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर इतनी बात आप नोट डाउन कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि इतनी चीज़ आप पहले स्टडी कर लें। अब जो फर्दर टाइप्स ऑफ मोशन है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टडी कर सकते हैं। वैसे जो है वो जैसे रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन आप लोगों को बता दी, तो इसमें अब जो हमारे पास फर्दर जो टाइप्स बनती हैं जो हम अगली क्लास के अंदर स्टडी कर लेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो थर्ड टाइप के अंदर आप पढ़ लोगे सर्कुलेटरी मोशन और रोटेटरी। सर्कुलेटरी और रोटेटरी ये भी दो अलग टाइप्स में आता है, यानी दो अलग बातें हैं। सर्कुलेटरी मोशन में हम डिस्कशन किसी और रेफरेंस से करते हैं, रिगार्ड कुछ और लेते हैं, और रोटेटरी मोशन किसी और रिगार्डिंग में होता है। जैसे यहाँ पर रिगार्डिंग पॉइंट बॉडी है, पॉइंट बॉडी से रिगार्डिंग रेक्टिलिनियर मोशन, और होल सिस्टम ऑफ बॉडी या ऑल सेट ऑफ पॉइंट जो कि एक सॉलिड बॉडी बन, इससे रिगार्डिंग पढ़ते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इसी तरह से कुछ चक्कर इसमें भी है सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन। और दो और टाइप्स, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी, ये टोटल 6 टाइप्स आपको मैं आपकी मोशन की आपको हम डिस्कस करके देंगे। जैसे पहले रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी पढ़ ली, इसी तरह सर्कुलेटरी, रोटेटरी, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी बताएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये चारों टाइप्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसका ग्राफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, ये नेक्स्ट लेक्चर में, फिर वेलोसिटी और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी तक हम जाएंगे अपने बेसिक टॉपिक्स में। फिर जो है वो आप लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया वगैरह कॉन्सेप्ट बता के न्यूमेरिकल्स पे हम जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स की क्लासेस तक जाने से पहले कोशिश करेंगे कि आपको बहुत बेहतर थ्योरी बता दी जाए, ताकि न्यूमेरिकल्स पर जाने के बाद आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो, और कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल में जाने के बाद आपसे लाइव सेशंस भी एक आध कर लें, ताकि न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो ड्यूरिंग लाइव सेशन वो हमारे साथ डिस्कस कर ले कि सर ये प्रॉब्लम बन रही है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए डाटा वगैरह बनाना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इस चैप्टर में तैयारी पकड़ लें, हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी बेटा, जिसमें हम ये मज़ीद टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।